सो हेलो गाइस, कैसे हो आप। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूनियन बजट 2022 का आ चुका है, तो आज हम देखेंगे क्या यूनियन बजट के बारे में। आज जैसे कि बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे आज हम कवर करेंगे। देखो, आज की जो पीडीएफ है वो हिंदी में भी रहेगी, थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी रहेगी, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हिंदी में ही आए हैं और कुछ हैं कि जो अभी इंग्लिश में आए हैं। तो हमने कंबाइंड पीडीएफ बनाई है। तो कुछ स्लाइड्स आपको किस में देखने को मिलेंगी, हिंदी में, और कुछ स्लाइड्स आपको किस में देखने को मिलेगी, इंग्लिश में। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्रीफ केस। उससे पहले ये लेदर का बैग था। उससे पहले हम क्या करते थे, जो अपना बजट था वो किस में लाते थे, ब्लैक कलर के पेपर में लाते थे। देखो, जो बजट शब्द है, ये ओरिजिनली इसका नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओरिजिनली इसका नाम क्या है, इसी बजट को क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 112। और ये सारा पैसा कहां से निकाला जाता है, सीएफएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जो बजट में जितना भी पैसा एलोकेट होता है, मतलब जितना भी पैसा दिया जाता है मिनिस्ट्रीज को, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, वो सारा किससे दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो जिसका आर्टिकल कौन सा, 266। देखो, ये जो बजट शब्द है किससे लिया गया है, बुगेट शब्द लिया गया। और बुगेट वर्ड का मीनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, जिसका मतलब क्या होता है, चमड़े की थैली, मतलब लेदर का बैग। जैसे कि लिखा हुआ है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगेट से हुई। मैंने आपको जैसे बताया कि बजट शब्द आया कहाँ से है, तो बुगेट से आया, जिसका मतलब क्या होता है, लेदर का बैग। और इसको लाने की मतलब कि इसमें बजट लाया जाएगा, इसमें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये कहाँ से हुई है, ब्रिटेन से हुई है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू से लेके यशवंत सिन्हा तक थे, उन्होंने कौन से ब्रीफ केस में लाया था बजट, ब्लैक कलर के ब्रीफ केस में बजट लाते थे। जब प्रणब मुखर्जी है, उन्होंने क्या किया, ट्रेंड बदल दिया और रेड ब्राउन ब्रीफ, ये जो आपको दिख रहा है ब्रीफ केस, जो अरुण जेटली ने पकड़ा, रेड ब्राउन कलर का ब्रीफ केस, उसमें आना स्टार्ट हुआ। पर 2018 के बाद क्या हुआ, इसी दस्तावेज को हम किस में लाते हैं, ब्रीफ केस में लाते थे। और 2019 में निर्मला सीतारमण क्या, एक फाइल में बजट दस्तावेज लेके आई, जो ये आपको फाइल देखने को मिल रही है, इसमें लेके आई। इस फाइल पर क्या हुआ, राष्ट्रपति का बना था, इसे वही खाता कहा गया। इसी को आप क्या कहते हैं, हम वही खाता, मतलब कि हर साल का जो बजट बनेगा वही कहते हैं। 2020 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था, मतलब कि डिजिटल कैसे हिस्ट्री स्टार्ट हुई, कहाँ ब्लैक कलर लेदर बैग से स्टार्ट होते होते हम आज कहां पर आ गए हैं, डिजिटली पे आ गए हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री होगी किसकी, जो ये बैग आप देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो बजट में चेंजेस आई हैं। 1955 से पहले क्या था कि सिर्फ हिंदी में ही, इंग्लिश में ही बजट आता था। 1955 के बाद क्या है, हिंदी में भी आने लगा। 1955 से पहले क्या आ रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में बजट पास होता था, बट 1956 के बाद क्या हुआ, हिंदी में भी छपने लगा बजट। और 2016 तक क्या होता था, फरवरी एंडिंग में बजट पेश होता था। बट 2017 से क्या हुआ, 1 फेब से बजट पास होना स्टार्ट हो गया। और जैसे कि हमने पिछले कल के लेक्चर में देखा था, बजट से एक दिन पहले क्या आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक है, और 2016 तक क्या था, रेल बजट और नॉर्मल कम, ये जो नॉर्मल बजट होता है इकट्ठे अलग अलग आते थे। रेल बजट बाद में आता था, रेल बजट रेलवे मिनिस्टर लाते थे, और नॉर्मल बजट फाइनेंस मिनिस्टर लाते। बट 2017 के बाद इसको भी हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब रेल बजट और आम बजट इकट्ठे आते हैं ये 2017 के बाद। तो अभी मैं कह सकता हूं कि अभी का जो बजट है वो हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, क्योंकि 1955 से पहले क्या था, इंग्लिश में आता था। 1955 के बाद क्या है, हिंदी में भी आने लगा और इंग्लिश में भी आने लगा। और दूसरा क्या था, 2016 तक क्या होता, फरवरी एंडिंग में ही आता था। बट 2017 से क्या हो गया, 1 फेब से ही हम अपना बजट पेश करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2016 तक क्या था, रेल बजट और नॉर्मल बजट अलग अलग आते थे। 2017 से क्या हुआ, एक ही बजट आने लगा। और दोनों को कौन लेके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आती है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं।
और 1999 से पहले क्या था कि बजट कब आता था? शाम को 5 बजे। कहां पे रखा जाता था? पार्लियामेंट में। बट 1999 के बाद क्या हुआ? सुबह 11 बजे इसका टाइम कर दिया गया। तो जैसे अगर अभी की प्रेजेंट की बात लेके चलें तो आज कितने बजे कल कितने बजे रखा गया होगा बजट? 11 बजे सुबह। यही चीज इसमें लिखी हुई है। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी शब्द में छपता था। 1956 से हिंदी में भी छपने लगे बजट। 2016 तक फरवरी में आखिरी दिन पेश होता था। बट 2017 से क्या हुआ? 1 फरवरी किया गया उस डेट को। 2016 तक रेल बजट अलग और नॉर्मल बजट अलग आता था। 2017 में क्या हुआ? रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया, मतलब एक ही बजट आएगा। और इसको कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अगर देखो क्वेश्चन किस तरह से बना के पूछ सकता है कि इस टाइम रेल बजट कौन पेश करता है, तो वो भी कौन इस टाइम पेश करता है एट प्रेजेंट? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1999 से पहले क्या होता था? जो बजट पेश होता था पार्लियामेंट में वो कितने बजे होता था? शाम को 5 बजे। 1999 के बाद क्या हुआ? इसी बजट का टाइम हमने सुबह 11 बजे कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं कि ये देखो, ये बहुत बार यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस वित्त मंत्री, किस फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी बार बजट पेश किया? सबसे ज्यादा किसने किया हुआ है? मोरारजी देसाई ने, उसके बाद पी चिदम्बरम, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, उसके बाद यशवंतराव चौहान, उसके बाद सी.डी. देशमुख, उसके बाद यशवंत सिन्हा, उसके बाद मनमोहन सिंह और टी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है। पूछ सकता है कि मैक्सिमम टाइम बजट किसने रखा हुआ है पार्लियामेंट में? तो किसने रखा हुआ है? मोरारजी देसाई। अगर पूछेगा कि पहली बार महिला वित्त मंत्री की कौन थी, महिला जिसने वित्त बजट पेश किया, तो कौन है? इंदिरा गांधी। बट हुआ क्या था? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, दोनों पोस्ट संभाल रहे थे। बट अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जिसने इंडिपेंडेंटली सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर होके बजट पेश किया, तो वो किसने किया हुआ है? ये निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। देखो 1970 में इंदिरा गांधी ने पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश किया था। उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। मैंने कहा ना, उस टाइम वो क्या थे? पीएम भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। अगर पूछता है फर्स्ट वुमेन जिसने बजट पेश किया, तो वो कौन है? इंदिरा गांधी। बट अगर आपको पूछता है इंडिपेंडेंटली एज अ फाइनेंस मिनिस्टर किया हुआ है, तो वो किसने किया हुआ है? निर्मला सीतारमण ने। और कभी कभार पूछता है कि सबसे लंबा बजट में भाषण किसने दिया हुआ है, तो सबसे लंबा भी किसने दिया था? निर्मला सीतारमण ने। अराउंड 2 घंटे 40 मिनट का था। और सबसे छोटा पूछेगा तो एच.एम. पटेल ने, जो 8 शब्दों का अंतरिम बजट, मतलब अंतरिम बजट होता है क्या? इंटरिम बजट। इंटरिम बजट इन्होंने कितने शब्दों का दिया था? 800 शब्दों का। ठीक है, ये बताया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये जो आपको लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, ये कौन है? देखते हैं एक बार कौन कौन लोग थे। ये सारे कौन है? आईएएस ऑफिसर्स एंड सेक्रेटरीज होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथन। ये जो डॉक्टर टीवी सोमनाथन है, ये वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं। और ये क्या है? आईएएस कैडर के तमिलनाडु के आईएएस कैडर के 1987 के बैच के क्या हैं? आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने पीएचडी की है इकोनॉमिक्स में। कहां से? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। और इस बार सोमनाथन ने जीमेक बजट में खर्च को अंकुश में रखने की बड़ी चुनौती है। मतलब कि इन्होंने क्या किया हुआ है? बजट को क्या रखा जाए? कंट्रोल में रखा जाए, कि मतलब जो खर्चे हैं सरकार के कंट्रोल किए जाएं। दूसरे कौन है? तरुण बजाज। तरुण बजाज कहां से हैं? हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और 1988 बैच के। वैसे नेक्स्ट मूव करते हैं देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन से बैच के? 1987 बैच के। अजय सेठ कौन से बैच के? कर्नाटक कैडर के हैं। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये। और तुहिन कांत पांडे 2019 में डीआईपीसीएम का सचिव नियुक्त किया गया था इनको। और ये कहाँ के हैं? उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। ये देखो, ये सारे लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। इस मतलब ये लोग कौन है जिन्होंने क्या बनाया? पूरा बजट बनाया हुआ है। अब देखते हैं क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीज सस्ता हुआ। स्टील कैप स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। कस्टम ड्यूटी मतलब मान लो हम पुराना प्लेन खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज खरीद रहे हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी क्या? वो अब हमें क्या महंगा मिलेगा?
और 300 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें ख़त्म हो जाएंगी, जो हम वो दे सब्सिडीज देते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जो हम कस्टम ड्यूटी लगा रहे थे किस पे, कस्टम ड्यूटी लगा रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हुए, केमिकल सस्ते हुए, टेक्सटाइल सस्ते हुए और मेटल सस्ते हुए। फ़ोन चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर रियासतें, मतलब वो भी सस्ते हुए। उसके बाद फर्नीचर फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर, गारमेंट, फुटवेयर पर शूट। देखो लेदर और फुटवेयर सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से होती है, एक फुटवेयर इंडस्ट्री से और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो इसीलिए सरकार इस पे क्या इनको सस्ता करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी यहीं से होती है, ताकि लोग क्या करें, इनको खरीदें। जब लोग खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो इधर क्या जॉब्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, जब जॉब्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी अच्छा रन करना स्टार्ट कर देगी। अब आपके लिए क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या महंगा हुआ। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन क्या सस्ते हो गए, मोबाइल फ़ोन के चार्जर सस्ते हो गए, स्मार्ट वॉच सस्ते हो गए, रतन पत्थर और हीरे जिसको आप कहते हो जेम्स कहते हो वो सस्ते हो गए, डायमंड सस्ता हो गया, स्टील के बर्तन सस्ते हो गए, पेट्रोलियम केमिकल सस्ते हो गए, मेथनॉल सस्ते हो गए, एसिटिक एसिड ये भी सस्ता हो गया। और महंगा क्या हुए, इंपोर्टेड छाता, छाते के पार्ट, इमिटेशन ज्वेलरी और सोडियम साइनेट, ये क्या हो गई चीज़ें सारी महंगी हो गई हैं। वैसे नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इनकम टैक्स, ITR। देखो इनकम टैक्स के बारे में बार बार हम बात करते हैं। इनकम टैक्स क्या है, देखो इनकम टैक्स क्या है कि जैसे कि हर साल क्या है कि महंगाई अब आपको देखने को मिल रहा है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बट इनकम तो उतनी ही रह रही है, बट टैक्स भी हमने उतना ही रखा है, तो टैक्स में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया कि इनकम टैक्स रिटर्न आप 2 साल के अंदर अंदर भर सकते हो, और टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया। मतलब कि जितने जैसे पहले 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, तो अभी भी वही ही 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो अभी भी वही कंटिन्यू करेंगे। औद्योगिक आय पर सेट ऑफ खत्म किया गया, मतलब अघोषित आय पर सेट ऑफ खत्म किया गया। मतलब जो कह सकते हो जो आपने बताया नहीं कि आपको इनकम कहाँ से हो रही है, या जो अनप्रिडिक्टेड इनकम है उस पर जो सेट ऑफ होता है वो भी खत्म कर दिया कि इतना इतना टैक्स पे करना है या उतना टैक्स पे करना, वो चीज़ भी खत्म कर दी। अब इनकम टैक्स के स्लैब क्या क्या रखे हैं, अगर हमने अभी इधर बात क्या की कि ITR टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया, मतलब पिछला वाला ही कंटिन्यू कर रहा होगा, तो पिछला वाला देख लेते हैं क्या है। पहले क्या था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 से 7.5 तक 20% टैक्स, 7.5 से 10 लाख 20% टैक्स, 10 से 12.5 30% टैक्स, 12.5 से 15 30%, 15 लाख से अधिक 30%। ये सारे पहले क्या क्या सिस्टम था। देखो 2011 से 2013 तक में क्या 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 बदलाव हुए। छूट की सीमा 1.60 लाख से बढ़ाकर 1.880 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। वार्षिक नागरिकों के लिए छूट की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई। कि मतलब इतना सरकार क्या करेगी, आपको छूट दे देगी किसमें, इनकम टैक्स में। उसके बाद और क्या, इनकम टैक्स छूट की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। 20% टैक्स स्लैब की ऊपरी सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। 5 लाख से 10 लाख तक के आय पर 20% टैक्स, 10 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स। देखो क्या ये सिस्टम है कि 30% टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स से क्या होगा, लोग पे नहीं करेंगे, बट क्या होता है कि इनको टैक्स स्लैब कम रखने से क्या होगा, ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। भले ही कम किया टैक्स हमने, पर पे तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी उतना ही बन जाएगा। यही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी टैक्स स्लैब्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आएंगी टैक्स स्लैब्स में। और ये आज़ादी के बाद बजट में इनकम टैक्स की रिटर्न्स कब से देना स्टार्ट होती है, 1949 और 50 से। और पहले आयकर कानून मतलब इनकम टैक्स पे कानून कब बना था, 162 कह सकते हो आप। देश का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1857 की क्रांति के अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान हुआ था। क्या कह रहा है ये, सिंपल ये जनरल बात कर रहा है। पहले ये वाला कर लेते हैं। पहला आयकर कानून 160 साल पहले बना था, 162 साल, मतलब कि देश का पहला बजट कब आया था, 18 फरवरी। देखो ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी कब आया था पहला बजट देश का, इंडिया का, 18 फरवरी 1860 में किसने लाया था,
जेम्स विल्सन ने। और 1857 में जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जिसको आप याद रखते हो, तो उस टाइम क्या हुआ था, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था किसमें, इकोनॉमी में। उसी टाइम क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इनकम टैक्स पे क्या बनाया था, प्रोविजंस बनाना या कानून बनाना स्टार्ट कर दिया था। और तब क्या था कि जिसकी 200 रुपए से ज्यादा की इनकम है उस पर क्या लगते थे, टैक्सेस लगते थे। और 200 से 500 रुपए तक की जिनकी साल की इनकम 200 से 500 के बीच में, उन पे 2% टैक्स लगाया जाता था। जिसकी 500 से ज्यादा उस पर 4% टैक्स। वैसे ही जो आर्मी के लोग थे या जो पुलिस के लोग थे उनको कुछ छूट, मतलब कि कुछ कंसेशन मिलती थी किसमें, टैक्सेस में। 1922 में नया टैक्स इनकम टैक्स कानून बनाया गया। इसके बाद ही भारत में क्या बना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना। और अभी देश में कितने 1960, अभी देश में कौन सा कानून चल रहा है, 1961 का कानून चल रहा है। देखो आया कब था, 1857 में। इसको रिन्यू कब किया गया, 1922 में। अब कौन सा कंटिन्यू कर रहे हैं हम, 1961 का कानून कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें समय समय पे क्या होता है, चेंजेस आती रहती हैं, अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। यही चीज लिखी है। इससे उबरने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स कानून बनाया था। और 1857 के रिवॉल्ट से उबरने के लिए तब 200 रुपए से ज्यादा की कमाई पर टैक्स लगता था। मतलब कि अगर 200 से ज्यादा की कमाई है तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। 200 से 500 तक की सालाना आय वालों पर 2% टैक्स लगता था। 500 रुपए से ज्यादा कमाई पर 4% टैक्स लगाया था। सेना पुलिस अफसरों को इसमें कोई छूट नहीं थी, छूट थी। 1922 में नया इनकम टैक्स कानून आया। इसके बाद ही भारत में आयकर विभाग भी बना। अभी देशों में 1960 का आयकर कानून लागू है। और दूसरा क्या है, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। ये चीज किसमें बताइए। अब देखो हेल्थ सेक्टर में किस किस में चेंजेस आई। अब जैसे कि आपको पता है कोरोना के टाइम पे क्या है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया। इसीलिए सरकार ने क्या किया, टेली हेल्थ मेंटल प्रोग्राम से क्या किया, लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। जिससे क्या होगा कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं किसकी वजह से, कोरोना की वजह से, उनको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। और इसी में क्या होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी लॉन्च होगा। देखो अब यहां से स्कीम्स भी आएंगी, कुछ स्कीम्स भी आज हम कवर करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहली स्कीम कौन सी, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ये किसको करेगी, मान लो कि जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है उन लोगों के लिए इनको क्या करेगी, रजिस्ट्री कराएगी कहां पर, हेल्थ प्रोवाइडर और हेल्थ फैकल्टीज के पास। इनकी एक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड बनेगा यूनिक। और यूनिवर्सल हेल्थ थ्रू हेल्थ फैकल्टीज, मतलब यूनिवर्सली आप कहीं भी दिखा रहे हो तो उसके पास ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड होगा, सरकार के पास रिकॉर्ड होगा। यही चीज मैंने आपको बताई। और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किस लिए बनाया जा रहा है, ताकि क्या हो, इसकी 24/7 असेस होती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्या होगा, आपका सारा रिकॉर्ड एक जगह सरकार के पास सेव होगा। अगर आप कहीं भी दिखाने जा रहे हो तो क्या सरकार कोई भी डॉक्टर जो आपको देख रहा है वो उसी डाटा के बेसिस पे आपको क्या दे सकता है, मेडिसिन देख सकता है या बता सकता है कि पिछला ट्रीटमेंट इसका कैसा चला था। वो सारा उसमें डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे अगर हम बात करें रोजगार, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो किन किन किस तरह से सरकार ने बढ़ाया। सरकार ने कहा है कि इस साल हम क्या करेंगे, 60 लाख नई नौकरियां देने की कोशिश करेंगे। अगले 10 साल में 30 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। और 14 क्षेत्रों में शुरू हुई PLI स्कीम, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी मिलेगी। देखते हैं क्या होता है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वैसे डिफेंस में क्या हुआ, पिछले साल हमने कितना पैसा दिया था, 4.7 लाख करोड़, बट इस बार क्या किया, 5.25 लाख करोड़ दिए किसको, डिफेंस को। वोकल फॉर लोकल, मतलब कि हम क्या करना है, वोकल फॉर लोकल मतलब कि हमें लोकल से क्या करना है, मतलब कि इंडियन मार्केट से कितना परसेंट खरीदना है, 68%। और पहले ये कितना था, 58% था। अब हमने इसको क्या बढ़ा दिया, मतलब कि मेक इन इंडिया को हम क्या कर रहे हैं, फोकस करके चल रहे हैं और इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदेंगे एज कंपैरिजन टू फॉरेनर्स। आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे, मतलब कि जो हम इंपोर्ट कर रहे थे अब हम उनको क्या करेंगे, देश में ही बनाने की कोशिश करेंगे। देखो अब 2022 से 23 की बात करें तो आर्मी को कितना पैसा मिला, 32,000 करोड़ रुपए। एयरफोर्स को 55,000 करोड़ और नेवी को 57,590 करोड़। यही आपको पिछले साल का दिया हुआ है और 10 साल का रिकॉर्ड दिया है डिफेंस में कितना कितना पैसा दिया है हमने। अब आगे देखते हैं,
अब सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है अपने डिफेंस पे? तो सबसे ज्यादा कौन करता है? अमेरिका। उसके बाद कौन करता है? चीन। उसके बाद कौन करता है? भारत। ये पॉइंट याद रखना। अब क्रिप्टो करेंसी पे बात हो रही है। देखो क्रिप्टो करेंसी पे क्या है, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी से जो भी इनकम होगी उसमें से आपको क्या होगा? 30% टैक्स लगेगा। मान लो अगर आपकी 100 रुपया इनकम है तो 30 रुपये क्या होगा? सरकार को आपका टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और आरबीआई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है। कौन सी टेक्निक पे है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की टेक्निक पे, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की टेक्निक पे। ये पॉइंट याद रखना कि जो डिजिटल करेंसी है किस पे काम करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। देखो अब इसमें पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि देखो अब जनरल क्वेश्चन है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लेना स्टार्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो? इस सेक्टर को बूस्ट कर रहे हो, इसको क्या बना रहे हो? एज ए करेंसी बना रहे हो। तो देखो दो तरह के कंसेप्ट चलते हैं, एक होता है फियाट मनी, एक होता है लीगल टेंडर। तो पीयूष गोयल जी ने क्या कहा कल कि फियाट मनी में क्या कंडीशन होती है कि एक क्या होना चाहिए? दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? फियाट मनी। एक तो ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए? इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, और इट मस्ट बी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो कौन करेगा? आरबीआई। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो उसको क्या कहेंगे हम? फियाट मनी। और लीगल टेंडर की दो कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी है फियाट मनी, और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी? एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द कंट्री। यही मतलब क्या लीगल टेंडर और फियाट मनी का? फियाट मनी में क्या होना चाहिए? एक करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा किसने इशू किया होना चाहिए? सेंट्रल बैंक ने। और लीगल टेंडर की दो कंडीशन क्या है? एक तो फियाट मनी की फॉर्म में होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए पूरी कंट्री में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो पुराने नोट थे 500 या 1000 के, वो नोट क्या होंगे? फियाट मनी होंगे या लीगल टेंडर? देखते हैं कि कंडीशन में डाल के क्या वो करेंसी के फॉर्म में थे? हाँ थे। क्या उनको सेंट्रल बैंक ने इशू किया था? किया था। तो वो क्या है? फियाट मनी है। तो लीगल टेंडर में देखते हैं, इट मस्ट बी फियाट मनी। हाँ फियाट मनी तो है वो। क्या वो एक्सेप्टेबल है थ्रू आउट द कंट्री? अभी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये कंडीशन नॉट फुलफिल। तो मैं कह सकता हूं जो 500 रुपए के नोट बंद हुए वो क्या थे? फियाट मनी थे, बट लीगल टेंडर नहीं है। बट जो आज के नोट्स हैं वो क्या है? फियाट मनी भी हैं और लीगल टेंडर भी हैं। क्योंकि देखो आज के नोट्स की बात करते हैं, करेंसी की फॉर्म में भी हैं, सेंट्रल बैंक ने भी निकाले हैं, और एक्सेप्टेबल भी हैं थ्रू आउट द कंट्री। तो वो क्या है? एज ए फियाट मनी भी हैं और एज ए लीगल टेंडर भी हैं। तो यही पीयूष गोयल ने उनको आंसर क्या दिया अपोजिशन वालों को, कि अपोजिशन का क्या कहना था कि जैसे कि आप इतना टैक्स ले रहे हो तो क्या आप इसको लीगल टेंडर बनाने जा रहे हो क्रिप्टो करेंसी को? तो पीयूष गोयल जी ने क्या कहा कि हम क्या कह रहे हैं, हम इसको लीगल टेंडर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ टैक्स लेंगे लोगों से। ठीक है। देखो अब हमें डिजिटल करेंसी से क्या फायदा होगा? अभी भी अगर आप मान लो, अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, डिजिटल करेंसी से फायदा क्या होता है? एक तो देखो क्या होता है, सेटलमेंट तेज होगा, डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन जल्दी पूरे होंगे। क्या होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, अगर पैसे के फॉर्म में भेजोगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा। ऐसे ऑनलाइन भेजोगे तो जल्दी भेज दोगे। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि मान लो इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप पैसा बनाया है एक जगह, मुंबई में पैसा बन रहा है, वहां से जम्मू तक लाना है तो इतनी ज़्यादा पैसा लगेगा वहां से यहाँ तक लाते, इतने पैसे को छापने, प्रिंटिंग की कॉस्ट, इतना सब खर्चा आएगा। तो और ऊपर से क्या है? ब्लैक मनी हो सकती है, भ्रष्टाचार होगा। अगर हम डिजिटल करेंसी रखेंगे तो क्या होगा? हमें पूरी ट्रांजैक्शन का बारे पता लग जाएगा, सरकार को पता लग जाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शन वगैरह चल रही हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत में जो 40% ई कॉमर्स हो गया, जैसे जो फ्लिपकार्ट्स वगैरह वाली सर्विसेज देते हैं, ये क्या कर रहे हैं? 40% पेमेंट्स इनमें कैसे हो रही हैं? डिजिटली हो रही हैं। तो जैसे एटीएम में भी तो हम डिजिटली शो हो रहा है हमें, जो मतलब मान लो आप गूगल पे चला रहे हो या पेटीएम चला रहे हो, वो भी तो आपको डिजिटली शो हो रहा है। फिर हमें क्या जरूरत है? अभी हमने पीछे पढ़ा कि आरबीआई क्या डिजिटल करेंसी बनाना जा रही है अपनी। तो वो क्यों बनाने जा रही है? देखो क्या होता है, अब जो आपके अकाउंट में पैसा होता है, मान लो एग्जांपल, मान लो आपके कार्ड में 100 रुपये है,
सरकार ने जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना पैसा सरकार को छापना भी पड़ेगा, बट डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होता है। सरकार क्या कर सकती है, अनलिमिटेड पैसा उसमें दे सकती है, बट इसमें क्या है कि जितना पैसा आपके खाते में होगा उतना पैसा आप एटीएम में जाके विड्रॉ भी कर सकते हो। सरकार की गारंटी दे रही है सरकार, तभी तो हमने अभी देखा फियाट मनी और लीगल टेंडर में, एक तो फॉर्म ऑफ करेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के देती है आई प्रॉमिस टू पे द बैरियर, कि वो आपको क्या दे रही है, गारंटी दे रही है एक तरह से। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। देखो स्वीडन में क्या होगा, 50% रिटेल्स 2025 तक क्या करेंगे, कैश में पेमेंट लेना बंद कर देंगे। वैसे यूके में 9% रह जाएगी पेमेंट में, नोट्स की हिस्सेदारी 9% ही, मतलब मान लो अगर 100 रुपये हैं, सिर्फ 91 रुपीज़ डिजिटली ट्रांजैक्ट होंगे और 9% ही आप कैश में ट्रांजैक्ट कर सकते हो। और जापान में क्या होता है, 28.6 पेमेंट्स, मतलब मान लो 100 रुपये में से 29 रुपये अराउंड डिजिटली पे करते हैं लोग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब देखो जीएसटी और जीडीपी में क्या है, इकोनॉमी को क्या कह रहे हैं हम कि 9.2 तक बढ़ सकती है हमारी क्या इकोनॉमी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पे भी क्या फोकस रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या, जीएसटी कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा है, ठीक है। पहले अगर हमें मान लो 1 लाख आता था तो अब कितना आ रहा है, 2,40,000 करोड़ रुपए आ रहा है, किससे, जीएसटी से। देखो अब ये पॉइंट याद रखना, ये सारी स्कीम्स याद रखना। पीएम आवास योजना किससे रिलेटेड है, हाउसिंग सेक्टर से। अब क्या कह रही है सरकार, इसमें हम 80 लाख हाउसेज क्या करेंगे, बना के दे देंगे 2022 से 23 तक। देखो क्यों सरकार फोकस करती है हाउसेज पे, क्योंकि हाउसेज सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन करेगा और ये हमारी कोर इंडस्ट्रीज में भी आते हैं जो प्रोडक्ट्स इसमें यूज होंगे हाउसेज बनाने में। और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, 9.2, कौन से साल में, अगले आने वाले साल में। अब एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एक क्लास में एक टीवी, मतलब कि जैसे मान लो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के लिए चैनल नंबर ये, सेकंड क्लास के लिए चैनल ये, थर्ड के लिए ये, 12th तक ऐसे चैनल। अब चैनल के 12 से बढ़कर 200 चैनल बनाएगी सरकार। व्यवसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी और 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, मतलब सोलर एनर्जी से काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। कितना दे रही है सरकार, 1.04 लाख करोड़ किसको दे रही है, एजुकेशन सेक्टर में दे रही है सरकार। अगर हम 21 से 22 की बात करें तो 93,224 करोड़ रुपीस दिए थे, बट इस बार कितने दिए, 1,04 करोड़ रुपीस सरकार ने दिए हुए हैं। और दूसरा क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब मैंने वैसे ही क्या कहा आपको, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, बट अब सरकार इसको बढ़ा के क्या करिए, 200 टीवी चैनल। वर्चुअल लैब्स और स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे, किस तरह से बात करनी है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, और हाई क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा किसके, टीचर्स के द्वारा। उसके बाद युवा शक्ति, युवा शक्ति में क्या करेंगे, स्टार्टअप्स को जो ड्रोन्स वगैरह बना के क्या सर्विसेज देना चाहते हैं उनको क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे। देखो ये पूछ सकता है युवा शक्ति किससे रिलेट करती है, तो ड्रोन से रिलेट करती है। और डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश टेक ए पोर्टल विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग। और इनकी ट्रेनिंग कैसे चलेगी, सारी ऑनलाइन चलेगी। वैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं रेलवे की। रेलवे में क्या, गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे। गति शक्ति स्कीम किस पे, अगर आपको पूछता है गति शक्ति स्कीम किससे रिलेट करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करती है। तो क्या कह रहे हैं हम, 100 कार्गो टर्मिनल हम बना देंगे और 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। जो वंदे भारत ट्रेन चलती है उनको हम बढ़ा के कितना कर देंगे, 3 सालों में 400 बनाएंगे। और 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीकी में कवर होगा, मतलब 2000 किलोमीटर क्या करेंगे, रेल नेटवर्क डालेंगे, ठीक है। यही सब किस में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। वैसे ही आगे मूव करते हैं।
और क्या चीज़ की हुई है, 14 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, मैंने अभी बात की कि हमें 409 वंदे भारत ट्रेन की बात करें। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटिंग पार्सल मूवमेंट, मतलब मान लो पोस्ट ऑफिस वाले और रेलवेज वाले क्या करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे क्या, पार्सलिंग, पार्सल वगैरह जो बेचते हैं। और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कंसेप्ट को भी हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, मान लो अगर आप एग्जांपल लेके चलते हैं, जम्मू में रह रहे हो तो जम्मू की कोई भी चीज़ फेमस है, मान लो कुछ भी एक्स चीज़ फेमस है, तो एक्स चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी, उसी के रेलवे स्टेशन में मिलेगी। आगे चल के कठुआ पहुंचते हो तो कठुआ की जो चीज़ फेमस है वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन, यही मतलब होता है क्या, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, लोकल बिजनेस को क्या मिलेगा, पुश मिलेगा, उनका क्या काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और 2000 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क डालेंगे हम अंडर कवच, और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन 2022-23 में, और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। अब मास अर्बन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पिछड़े इलाकों में, और रेलवे स्टेशन में क्या करेंगे, रोड्स भी बनानी पड़ेंगी। और नेशनल रोपवे प्लान एज सस्टेनेबल अल्टरनेट टू कन्वेंशनल रोड्स के लिए क्या बनाएंगे, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब रोपवेज बनाएंगे, मतलब कह सकते हो आप, जिसको आप कहते हो अपनी देसी लैंग्वेज में गंडोले से क्या करेंगे, गंडोला सर्विसेज भी लगाएंगे, जिससे क्या हो, आसानी से हम पहुंच सकें। और 2022 से 23 तक क्या करेंगे, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंप्लीट करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, पर्वतमाला, पहले क्या होता था कि जो भी हिली एरियाज होते थे वहां पे क्या टैक्सीज वगैरह नहीं लगते थे, जो हिली रोड्स होती थी वहां पर। जैसे यहाँ से आप उधमपुर तक जाओगे तो यहाँ पे टैक्स तो लगेगा, बट जब उधमपुर से आगे कंटिन्यू करोगे पटनी टॉप वाले रीजन या पटनी टॉप से थोड़ा आगे जो पहाड़ी हिली एरिया है वहां पे आपको कहीं भी टोल टैक्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, पीपी मोड से हम क्या करेंगे, पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीपी मोड होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो वो किसके लिए काम करेगा, प्रॉफिट के लिए। तो अब इधर पर्वतमाला के लिए, फॉर पर्वतमाला मतलब हिली रोड्स के लिए जब आप रोड्स बनेंगे तो उधर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको क्या कहा, हेल्थ पे भी हमने एक स्कीम लॉन्च की, नेशनल मेंटल हेल्थ टेली कम्युनिकेशन, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी हम क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ वो करते हैं, किसानों के लिए क्या किया गया, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, मतलब मान लो अगर 1 किलो चावल है, अब सरकार क्या करेगी, एक प्राइस फिक्स कर देती है कि इस प्राइस पे हम खरीदना स्टार्ट करेंगे। मान लो 10 रुपये सरकार ने प्राइस फिक्स कर दिया कि हम 10 रुपये में खरीदना स्टार्ट करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और डिजिटल सर्विसेज देंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, ये चीज़ें। और सरकार ने क्या, जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने क्या कहा था, 2022 तक हम क्या करेंगे, किसानों की आय इनकम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। उसी लिए सरकार क्या कर रही है, कृषि लोन में 16.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। और 22 जो स्टोरेज फैसिलिटीज है उनमें भी 50% क्या दे रही है, सब्सिडीज देना स्टार्ट कर रही है। और 40,000 करोड़ का क्या बना है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रहे हैं। और इनके खाते में क्या कुछ पैसा डालने की बात कर रहे हैं, ताकि देखो क्या किस लिए कर रही है, ताकि क्या हो कि हम बता सकेंगे क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने किया इससे क्या हुआ, कि इससे क्या हो रहा है कि किसानों की इनकम क्या हो रही है, डबल हो रही है। ये चीज़ दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, इनके खाते में पैसा डाल रहे हैं। ये पीएम किसान एलोकेशन इंक्रीज टू 68,000 करोड़ इन 2022-23। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर इन पीपीपी मोड, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स, फंडेड अप विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप, रिडक्शन ऑफ सरचार्ज वगैरह, ये सब किस में दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, क्रॉप असेसमेंट के लिए, मतलब क्रॉप को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रोन्स का यूज करेंगे। और ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 2023 का जो साल है वो अनाउंस क्या हुआ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। ये चीजें बताई हुई हैं इसमें। आम आदमी के लिए क्या हुआ है, गरीबों के लिए 48,000 करोड़ में से 80 लाख घर बनेंगे। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा मिलेगा। और देखो पोस्टल ऑफिस क्या काम करते थे पहले, पोस्ट वगैरह, लेकिन अब पोस्ट वगैरह कोई नहीं भेजता आजकल। क्या सब कुछ टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम वगैरह या व्हाट्सएप से आप भेज सकते हो मैसेजेस, तो पोस्टल सर्विसेज बंद हो गई हैं।
तो अब हम इनको क्या कर देते हैं, अब ये किसका काम करते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं। तो इनको कोर बैंकिंग, एटीएम की भी सुविधा देना हमने स्टार्ट कर दी है। और एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए क्या करेंगे, 6,000 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। और इनके उद्योगों को बढ़ाने के लिए पिछले साल सरकार ने क्या किया था, 5-5.5 लाख करोड़ दिया था, लेकिन अब कितना दे रहे हैं, 7.5 लाख करोड़ के करीब। और मान लो अगर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है तो उसको क्या करेगी सरकार, क्या करेगी, प्रमोट करेगी, सरकार हेल्प देगी, ताकि क्या कर सके, हम प्रमोट कर सकें उसको। ये चीजें सब इसमें दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट में मूव करते हैं, ईसीएलजी स्कीम एक्सटेंडेड टू मार्च 23 विद एन एडिशनल कवर और ₹50,000 करोड़। वैसे लेबर्स के लिए रोजगार योजना को हमने इंक्रीज किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कितना फंड दिया हुआ है, ₹6400 करोड़। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, और इनमें क्या करेंगे, टैक्स को भी क्या करेंगे, डिडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ट्रैवल में देखो क्या करेंगे, 2022-23 में क्या, ई पासपोर्ट, मतलब कि पासपोर्ट में क्या आएगी, चिप बन के लग के स्टार्ट हो जाएगी। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे और बायोमेट्रिक पर काम करेगा। ऐसे पासपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेंगी। इसमें क्या होगा, माइक्रोचिप्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप्स लगना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे महिलाओं के लिए क्या हुआ है, पॉलिश किए हुए हीरे क्या हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया। वैसे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, संगम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2.0, पोषण योजना 2.0 में क्या कर रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम इसी में आती है। मिड डे मील स्कीम जिसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खाना कौन प्रोवाइड करवाती है, सरकार प्रोवाइड करवाती है। लेकिन पोषण 2.0 में क्या होगा, कोई अगर पब्लिक मतलब मान लो कोई इंडिपेंडेंटली भी खाना देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, 2022 तक सभी गांवों में क्या होंगी, ऑप्टिकल फाइबर आ जाएगी। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। ये मैंने आपको अभी बताया। हाईवे के लिए कितने 20 लाख करोड़ का प्रावधान दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, जहां पे सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, प्रॉपर रेल कनेक्टिविटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि बाहर की कंपनीज आके क्या हो, इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसलिए क्या बनाए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब पीएम डिवाइन क्या है कि पीएम डिवाइन इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। कौन सी स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, मतलब जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे ताकि वहां पर भी जाके क्या इन्वेस्टमेंट हो सके। वैसे ही हमने क्या किया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या करेंगे, जो बॉर्डर विलेजेस हैं इनमें प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग घूमने आए, टूरिस्ट स्पॉट्स देखें, प्रॉपर कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशनल चैनल, स्पोर्ट्स फॉर लाइवलीहुड जनरेशन को सब कुछ को क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और ड्रिंकिंग वाटर इनको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये सब किस में बात कर रहे हैं सरकार, ये सब किस में बात करती है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या करते हैं, बॉर्डर लोगों में, बॉर्डर के पास आसपास जो लोग रहते हैं, प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह सब कुछ सरकार क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी। और इसमें केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में सरकार क्या कर रही है, इनको ज्वाइन करने की बात कर रही है, जिससे क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों को मिलेगा, 62 लाख लोगों को मिलेगा। और इस सरकार इस पे कितना 44,605 करोड़ रुपीस का लगाने जा रही है। ठीक है, वैसे ही दम गंगा पिंजाल तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा पेन्नार एंड पन्नार कावेरी, इन सब में क्या कर रही है सरकार, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, ताकि इनमें से क्या कर सके, सोलर एनर्जी बना सके और हाइड्रो पावर से क्या बना सके, एनर्जी बना सके, और क्या ड्रिंकिंग वाटर भी क्या कर सके, प्रोवाइड करवा सके। वैसे बैंकिंग में देखेंगे राज्यों को क्या मिलेगा, 1 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, जब से जीएसटी आया कुछ कंपनसेशन देती है, कौन कंपनसेशन कौन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देती है, स्टेट को। वैसे ही सरकार क्या देगी, सेंटर क्या देगी, 1 लाख करोड़ का क्या देगी, पैसा किसको देगी, राज्यों को, मतलब स्टेट्स को देगी। 2021 से
22 में कुल खर्च 37 लाख करोड़ होगा, मतलब कि 2021 से 22 में कुल खर्च कितना हुआ, 37.8। इस रकम में राज्यों की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। राज्यों की क्या इकोनॉमी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और क्या करेंगे हम, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि हम क्या कर सकें, डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर सकें और हर तक पहुंच सकें। इसीलिए हम क्या करेंगे, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलेंगे। कौन से, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। और और क्या कहा जा रहा है कि इसी साल तक क्या 5G सर्विसेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, मतलब 5G सर्विसेज इसी साल स्टार्ट हो जाएंगी। इसी साल मोबाइल की 5G टेक्निक लॉन्च होगी। ज़्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। देखो, दो बात कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन में, एक तो 5G सर्विसेज आ जाएंगी इस साल और बाकी सबको फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। ये सब इसी में बात की हुई है। सरकार अपने वित्तीय वर्ष 2 के केंद्रीय बजट में 5G सेवाओं के सोल आउट की बात कर रहा है कि कैसे कैसे ब्रॉडबैंड बेचेंगे हम। और सिलिकॉन पॉलीसिलिकॉन में भी सरकार ने क्या किया, PLI स्कीम ला दी। सिलिकॉन चिप्स आती हैं जो, ठीक है। इसी तरह क्लीन एनर्जी, जैसे कि क्या है कि क्लीन एनर्जी, जैसे कि आपने सुना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे पहले अभी हमने जैसे करंट की क्लासेस लेते हैं, हमें अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था परसों की क्लास में कि अभी सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बना, गुरुग्राम में। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर किसी को बैटरी वगैरह चेंज करवानी है तो वो भी कहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हीं स्टेशन में प्रोवाइड करवाएंगे। ये चीज़ इसमें लिखी हुई है। और बिल्डिंग अ ग्रीनर फ्यूचर, मतलब कि सोलर पैनल से बिजली बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स को लाएंगे। जिससे क्या होगा, ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब कि सरकार आपसे पैसा लेगी और क्या करेगी, बॉन्ड्स आपको देगी, बॉन्ड से, और वो पैसा सरकार किस में लगाएगी, ग्रीन प्रोडक्ट्स वगैरह, मतलब सोलर एनर्जी में मान लो। जिससे क्या हो कि कोई हार्म ना हो रहा हो किसको, इन्वायरमेंट को। और क्या करेगी, रिवर गंगा को साफ करने की बात कर रही है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित करने की बात कर रहा है सरकार। और देखो, जैसे कि क्या है कि स्पेस मिशन चलते हैं, वैसे ही डीप ओशन मिशन की में क्या करते हैं हम, डीप ओशन मिशन में क्या कर रहे हैं कि हम अपना क्या भेजेंगे, नीचे क्या भेजेंगे, अपने समुद्री जहाज भेजेंगे और नीचे से क्या है, मिनरल्स उठा के लाएंगे। और जो मिनरल्स हमें लगेगा कि आगे चल के क्या कर सकते हैं हमें प्रॉफिट, उसके लिए भी सरकार क्या कर रही है। पहला देखो, ये पहला डीप ओशन मिशन भेजने जा रही है तो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम में आए। तो सरकार कितना पैसा दे रही है इसमें, 2653 करोड़। इस वर्ष के कितना पैसा देगी, अराउंड 2400 करोड़। बट इस साल सरकार इसमें कितना दे रही है, सिर्फ 450 करोड़ रुपए ही देगी। मतलब आने वाले सालों में सरकार इस पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगी, किसमें, डीप ओशन मिशन में। और कॉपरेटिव टैक्स घटकर कितना हो गया, अब 18 से 15% कर दिए कॉपरेटिव टैक्स हो गया, जो बड़े बड़े कॉपरेट हाउसेज पे लगते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगते हैं। इस पर सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पे टैक्स। मतलब मान लो कोई टैक्स दे रहा है, GST दे रहा है, उस पर भी अगर टैक्स लगे तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, सरचार्ज। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, सरचार्ज किसको कहते हैं। उसमें भी कटौती की गई, पहले कितना चलता था 12, अब उसको कितना किया गया, 7%। वैसे राजकोषीय घाटा मतलब फिजिकल डेफिसिट मतलब कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कितनी सरकार की इनकम है और कितना सरकार का खर्चा है। अगर सरकार के खर्चे ज़्यादा और इनकम कम है तो क्या है, डेफिसिट है। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। और इस बार घाटा बढ़ने के चांसेस हैं, इस बार 6.9 और पिछले साल कितना था, 6.8। और अर्थव्यवस्था वही GDP कितनी ग्रो करेगी, 9.2 से, और ये अब तक सबसे ज़्यादा होगी अगर ऐसा होता है तो। होम लोन पर भी 5 लाख तक की टैक्स छूट मिलेगी, ये भी लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है। बस यहीं तक है आज की क्लास। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं कि स्टैटिक पॉइंट्स हैं, ये क्या है, ये डाटा ये आपको याद करना पड़ेगा। किनको याद करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं। बाकी इसकी PDF आपको क्या हमारे टेलीग्रुप चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, यही था बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ऐसी एक लेक्चर हम और किस पे लाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे में। बाकी आज का न्यूज़पेपर इसी से रिलेटेड है, बजट पे ही सब न्यूज़ आई हैं, इन पे एनालिसिस आया डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का। तो एक वीडियो और बना के हम क्या देख लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे। ठीक है, और अब हमें कमेंट करके बताना आपको हमारी